हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP4010 जो कि बेस्ड है AKTUB फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर। इसका 23 लेक्चर्स मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें हम लोगों ने जो पहले 20 लेक्चर्स हैं उसमें हम लोगों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात की, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जहाँ पर जा कर के आप लोगों ने देख सकते हैं। तो पिछला जो 21 लेक्चर्स था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर्स के बारे में। लेक्चर 22 में हम लोगों ने बात की हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के बारे में। और जो आज का लेक्चर्स है इसमें हम लोग स्पेशल कंपाउंड पायरॉल है, इसकी सिंथेसिस और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। जो पायरॉल होता है इसका एक कॉमन नेम है, पायरॉल इज अ कॉमन नेम, और इसको हम लोग आईपेक नॉमेनक्लेचर में एजोल के नाम से भी जानते हैं, और कई बार पायरॉल को 1H पायरॉल भी लिखा जाता है। तो पायरॉल इज अ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अ 5 मेंबर रिंग विद द फार्मूला C4NH4NH। तो ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें 5 मेंबर रिंग होती हैं और इसका जो फार्मूला है C4H4NH होता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। तो ये 5 मेंबर रिंग यहाँ पे दिखाई गई है इसकी, जिसमें 1 पोजीशन पे NH ग्रुप, 2 पोजीशन, फिर 3, 4, 5 है, 1H पायरॉल कहलाता है ये। इट कंटेन 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें देख सकते हो 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक 2 और 3 पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, तीसरा आपका 4 और 5 पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, और अगर हम लोग और साथ में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अब ये बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड अगर 2-3 पोजीशन पे बनाए जाएंगे तो ये एक पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है अगर ऑर्बिटल डायग्राम देखें, और दूसरा ये दिखाई देता है, और एक लोन पेयर रहता है। इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दिस लोन पेयर इज इन p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूटिंग टू द 6 pi इलेक्ट्रॉन इन द एरोमेटिक रिंग। It is an aromatic compound due to presence of 6 delocalized electron in string, and जब हकल रूल्स में अगर इसको पुट किया जाता है तो n = 1 निकल के आता है। हकल रूल में 6 pi इलेक्ट्रॉन रखने पर n1 निकलता है, और साथ में इसका स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर्स है, जिसकी वजह से यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इट इज़ अ कलरलेस वोलेटाइल। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है डेट डार्कन्स रेयरली अपॉन एक्सपोजर टू एयर, और जैसे इसको एयर में रखा जाता है तो धीमे धीमे ये डार्क होता चला जाता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 129 to 131 डिग्री सेल्सियस, जो कि वाटर से ज़्यादा है। पायरॉल कि अगर नेचुरल अकरेंस की बात की जाए तो पायरॉल इज ऑब्टेन कमर्शियली बाय डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। जनरली कोल तार से जनरली ये निकाला जाता है कमर्शियली पर्पस के लिए। तो मेन सोर्स इसका आपका कोल तार है। इट इज सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी बाय द फॉलोइंग मेथड। इसको लैब में सिंथेसाइज करने के बहुत सारे मेथड दिए गए, जैसे इसको हम लोग फ्यूरॉन से ऑब्टेन कर सकते हैं। पायरॉल इज प्रिपेयर्ड industrially by treatment of furane with ammonia in the presence of solid acid catalyst like SiO2 and Al2O3। तो अगर पायरॉल को बनाना है तो सिंपल सा कंसेप्ट है, फ्यूरान लो और अमोनिया लो और उसको किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लाइक लुइस एसिड, सिलिका ऑक्साइड या एल्युमिना ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर दो तो आपका ऑक्सीजन रिप्लेस होकर के NH में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ रिएक्शन में देख सकते हो कि जो फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन की जब अमोनिया से रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका और एल्युमिना, तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है NH में, बना लेता है 1H पायरॉल, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर निकल जाता है। तो एक ये मेथड हो सकता है पायरॉल को सिंथेसाइज करने का। ऐसे और भी कई सारे मेथड हैं, जैसे फ्रॉम डिस्टिलेशन ऑफ सक्सिनामाइड। सक्सिनामाइड का डिस्टिलेशन करके भी पायरॉल को सिंथेसाइज किया जा सकता है।
Pyrrole is prepared by the distillation of succinamide in the presence of zinc dust। तो ये सक्सिनामाइड का स्ट्रक्चर है, और अगर इसको हम जिंक डस्ट के साथ में डिस्टिल कर दें तो डिस्टिल करने के बाद जो कीटोनिक ग्रुप हैं वो निकल जाते हैं और दो डबल बॉन्ड बनते हैं, तो डिहाइड्रेशन होता है यहाँ पे और 1H पायरॉल बन जाता है। तो हम लोग सक्सिनामाइड का जिंक डस्ट के साथ में डिस्टिलेशन करके भी जो है पायरॉल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अदर मेथड इज फ्रॉम एसिटाइलिन एंड अमोनिया। पायरॉल इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग एसिटाइलिन एंड अमोनिया फ्रॉम रेड हॉट ट्यूब। अगर रेड हॉट ट्यूब में इन एसिटाइलिन और अमोनिया गैस को पास कराया जाए तो ये आपस में रिएक्शन करके पायरॉल बना लेती हैं। तो यहाँ पे आप एसिटाइलिन देख रहे हो और ये अमोनिया है, एसिटाइलिन, इनका मिक्सचर अगर रेड हॉट ट्यूब में पास किया जाएगा 2:1 रेशियो में, जहाँ एसिटाइलिन 2 रेशियो में और अमोनिया 1 रेशियो में है, तो आपका पायरॉल बन जाएगा। तो एक तरीके के फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई होती है, इस कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की तरह, इसमें साइक्लाइज होकर के पायरॉल बनाता है। अब हम लोग बात करते हैं पायरॉल डेरिवेटिव के सिंथेसिस की। एक्चुअली में मेडिसिनल केमिस्ट्री में डायरेक्टली पायरॉल इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि इसके डेरिवेटिव यूज होते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस मेथड है पायरॉल का, जिसको हम लोग पाल-नोर सिंथेसिस के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पाल-नोर सिंथेसिस। Pyrrole derivative can be synthesized from the reaction of 1,4-diketone with primary amine। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे 1,4-डाइकीटोन की रिएक्शन कराई जा रही है, वो भी एमीन के साथ में। किसी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन 1,4-डाइकीटोन से करा दें तो आपका पायरॉल बनता है। इसकी डिस्कवरी जिन दो साइंटिस्टों ने मिलकर की थी, पाल और नोर ने, तो उनके नेम पर इसका नाम पाल-नोर सिंथेसिस रखा गया। तो ये यहाँ पे डाइकीटोन है। डाइकीटोन R1 में कुछ भी ले सकते हो, जैसे R1 में हम लोग मिथाइल ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं, अभी कोई भी बड़ी चेन यहाँ पे ली जा सकती है। तो ये डाइकीटोन है। और अगर H ले लो तो तब भी जो है रिएक्शन होगी, तब वो एल्डिहाइड, तब ये डाइकीटोन नहीं कहलाएगा, तब ये एल्डिहाइड हो जाएगा। तो अगर हम लोग किसी सेकेंडरी अमीन के साथ में इसकी रिएक्शन करा दें तो या फिर प्राइमरी अमीन, दैट इज़ अ प्राइमरी अमीन है, यहाँ पे R3NH2 से अगर रिएक्शन कराएं तो आपका पायरॉल का डेरिवेटिव बनेगा, जिसमें R1 कुछ अलग हो सकता है, R2 कुछ और हो सकता है और R3 कुछ और हो सकता है। तो ये डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है, जिसमें कीटोन्स एमीन के साथ में कंडेंस होकर के पायरॉल के डेरिवेटिव बनाता है। इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो सबसे पहले जो प्राइमरी एमीन है उसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कीटोन के कार्बन पर अटैक करता है, जैसा यहाँ पे एरो से दिखाया गया है, यहाँ पे अटैक करता है और इसका जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर देता है ऑक्सीजन को। इससे क्या होता है, NH जुड़ गया है, आप देख रहे हो, जिससे NH क्वार्टनी साल्ट बन गया, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और जो ऑक्सीजन है उस पर माइनस चार्ज आ गया। तो ये माइनस चार्ज क्या करता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन शिफ्ट होती है, तो NH का एक H ये आपका ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है और NH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जिससे NH पर प्लस चार्ज फिनिश हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर आपका OH बन जाता है। अगले स्टेप्स में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर अटैक करता है और उसके साथ जा कर के एक बॉन्ड बना लेता है। फिर से ये N के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। इससे क्या होता है, जो सेकंड हाइड्रोजन है वो फिर से ऑक्सीजन की ओर आपका अटैक होता है और NH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो दूसरा जो O माइनस है वो आपका OH में कन्वर्ट हो जाता है, N के ऊपर चार्ज फिनिश हो जाता है। और लास्ट स्टेप डिहाइड्रेशन स्टेप होता है, जिसमें 2-3 पोजीशन पर और 4-5 पोजीशन पर OH और H बाहर निकल जाते हैं, जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। इस तरीके से आपका पाल-नोर सिंथेसिस में पायरॉल के डेरिवेटिव का सिंथेसिस होती है।
अगला मेथड है नोर पायरॉल सिंथेसिस। इसमें केवल नोर ने अकेले सिंथेसिस की थी, उनके नेम पर इसको नोर सिंथेसिस कहते हैं। पायरॉल डेरिवेटिव्स कैन बी आल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ अल्फा अमीनो कीटोन विद अनदर कीटोन। इसमें एक अल्फा अमीनो कीटोन लिया गया और एक और कीटोन लिया गया, उनके बीच में रिएक्शन कराई जाती। तो पहला आप देख सकते हो, पहला कीटोन है। कीटोन में आप लोग यहाँ पे R1 में कुछ भी हो सकता है, CH3 ग्रुप, CH2 ग्रुप या फिर कोई भी लंबी चेन, ऐसे R2 हो सकता है। तो R1 R2 का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। और दूसरी तरफ अमीनो कीटोन लेना है, और इसको अल्फा अमीनो कीटोन क्यों कहा गया? क्योंकि आपको पता है कीटोन के पास वाली पोजीशन अल्फा कहलाती है और अल्फा पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग अमीनो कीटोन्स कहते हैं। अल्फा अमीनो कीटोन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड HNO2। नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में इसमें जिंक कॉस्टिक एसिड डाला जाता है। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होती हैं, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड पायरॉल बनता है। इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप आप ऐड कर सकते हो, कुछ भी R1 R2 R3 और R4 कुछ भी डिफरेंट ग्रुप ऐड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज अदर जो नेम रिएक्शन है हेंच सिंथेसिस। इसकी डिस्कवरी चूँकि हेंच ने की थी, तो इसके नेम पर इसको हम लोग हेंच सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। दिस सिंथेसिस इन्वॉल्व्स द कंडेंसेशन ऑफ एन अल्फा क्लोरोकीटोन, बीटा कीटोएस्टर एंड प्राइमरी एमीन। तो यहाँ पे इन्होंने कहा अल्फा क्लोरोकीटोन ले सकते हैं, बीटा कीटोएस्टर ले सकते हैं, और साथ में इनकी रिएक्शन करानी होगी प्राइमरी एमीन से। तो देखो, एक अल्फा क्लोरोकीटोन लिया गया है, इसकी अल्फा पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ पर ब्रोमीन या कुछ और भी हो सकता है। तो ये अल्फा क्लोरोकीटोन का है। R1 आप कुछ भी जोड़ सकते हो, जनरली मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। फिर एमीन्स लेनी है, ये आपकी एमीन ली गई है यहाँ पे, देयर इज ए प्राइमरी एमीन्स। तो उसके बाद में एक बीटा कीटोएस्टर लेना है, कीटोन और अल्फा, और दिस इज बीटा। बीटा पर कीटोन एस्टर होना चाहिए, यहाँ पे इथाइल एस्टर्स हैं, तो बीटा पोजीशन पर आपका एस्टर लेना है, तो बीटा कीटो एस्टर ये कहलाएगा। तो इसकी रिएक्शन तीनों कंपाउंड की आपस में कराने पर आपका पायरॉल एस्टर फॉर्म होता है, COOET ग्रुप रहता है। फिर इसके अतिरिक्त 1 R1 और नाइट्रोजन पे R2, और यहाँ पे जो आपकी 5th पोजीशन है वहाँ पे R3 जुड़ा हो सकता है। तो इन पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। तो ये थी कुछ सिंथेटिक मेथड। अब रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे पायरॉल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। सिमिलर टू एरोमेटिक कंपाउंड्स, पायरॉल इज आल्सो डीलोकलाइज इन फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे सबसे पहले क्या होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, आप देख सकते हो। और जो N पे प्लस चार्ज आ जाएगा सेकंड स्ट्रक्चर्स में, और 3 पोजीशन पर माइनस चार्ज। फर्दर रोटेट करने पर जो आपका 5th पोजीशन है वहाँ पे माइनस चार्ज जाएगा, और दोबारा रोटेट करने पर सेकंड पोजीशन पे माइनस चार्ज आएगा, और रोटेट करने पर 4th पोजीशन पर माइनस चार्ज आता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि सभी पोजीशन पे माइनस चार्ज जाता हुआ दिखाई देता है, 3, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये आपका पायरॉल एनोयन कहलाता है। और ये जो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके विशेष कंबाइंड फॉर्म में हम लोग इसको हाइब्रिड रिजोनेंस स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिसमें NH पर प्लस चार्ज आता है और माइनस चार्ज रिंग में रिजोनेंस करता रहता है। तो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पायरॉल में बनते हैं। अगर रिएक्शन आप विद एसिड की अगर बात की जाए पायरॉल की, तो पायरॉल इज बिहेव एज वेरी वीक बेस एंड प्रोटोनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये वीक बेस की तरह बिहेव करता है और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में प्रोटोनेटेड हो जाता है, और कई बार प्रोटोनेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये रेजिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। Reaction with base. Pyrrole is also behaves as weak acid
and forms salt with strong base, pyrrole anion can be delocalized in following resonating structure। तो अगर पायरोल की किसी बेस जैसे लाइक KOH के साथ में अगर रिएक्शन कराई जाए तो OH क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है और नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और ये साल्ट बना लेता है। और जो ये एनायन है पायरोल का, ये रिजोनेटिंग 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रोटेट कर सकता है। तो अब N के ऊपर आपका माइनस चार्ज है और ये माइनस चार्ज रोटेट करता है जिससे N पर चार्ज फिनिश हो जाता है और माइनस चार्ज रोटेट करते हुए थर्ड पोजीशन पर, फिर फिफ्थ पोजीशन पर, फिर सेकंड पोजीशन पर और फिर फोर्थ पोजीशन पर जाता हुआ दिखाई देता है। दिस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सजेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ 3 टाइप ऑफ N1, C2 एंड C3 पोजीशन। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रूव करते हैं जो इसकी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की 3 पोजीशन पर हो सकता है, N1 पर हो सकता है, C2 पर हो सकता है और C3 पर हो सकता है। हाफमैन मार्टियस टाइप रीअरेंजमेंट, रिएक्शन विद एल्काइल आयोडाइड एंड एसाइल क्लोराइड। रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड से अगर किसी हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं तो इसको हाफमैन मार्टियस टाइप रीअरेंजमेंट कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि एल्काइल आयोडाइड, जनरली यहाँ पर लोग मिथाइल आयोडाइड की बात करते हैं। पायरोल की रिएक्शन किसी एल्काइल आयोडाइड लाइक मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराएं और 60 डिग्री सेल्सियस पर तो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के R जुड़ जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। और फिर उसके बाद अगर 150 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट कर दें तो R आपका या तो आर्थो पोजीशन पे जुड़ता है जा करके और साथ में मेटा पोजीशन पे जुड़ता है। 2 और 3 पोजीशन पर R शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपका जो 1-2 पोजीशन पे शिफ्टिंग है वो मेजर प्रोडक्ट बनाता है और 3 पोजीशन पे ये माइनर बनाता है। तो इस रीअरेंजमेंट को हाफमैन मार्टियस टाइप रीअरेंजमेंट कहा जाता है। ऐसे ही एसाइल ग्रुप के रिएक्शन कराएं तो RCO एस्टिक एनहाइड्राइड या फिर RCOCl से रिएक्शन कराने पर H रिप्लेस होकर के COR बन जाता है और इसको भी 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर हाफमैन मार्टियस टाइप रीअरेंजमेंट होता है जिसमें 2 पोजीशन पर COR या फिर 3 पोजीशन पर COR रीअरेंज होकर के शिफ्ट हो जाता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ हाफमैन मार्टियस टाइप रिएक्शन जो कि पायरोल के नाइट्रोजन एटम्स पर रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज अ कोल्बे श्मिट रिएक्शन। इसका रिएजेंट आप लोगों को याद रखना चाहिए। KOH और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ऐसी रिएक्शन को कोल्बे श्मिट रिएक्शन कहते हैं। तो ये केवल रिएक्शन पायरोल पे नहीं किसी दूसरे भी एरोमेटिक कंपाउंड पर सेम मेथड बिहेव करेगी, बेंजीन या फिर कोई और। तो इसका नाम याद रखना और रिएजेंट याद रखना है कि कोल्बे श्मिट रिएक्शन में KOH की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किसी भी एरोमेटिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से कराई जाती है। अगर पायरोल की बात करें KOH डालेंगे तो इसका एनायन साल्ट बन जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पास कराने पर 120 डिग्री सेल्सियस पर कार्बोक्सिलेट बनता है जो एसिडिफाई करने पर मेजर कंपाउंड 1H पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड और माइनर कंपाउंड 1H पायरोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। ऐसे ही रीमट टाइमन रिएक्शन का रिएजेंट याद रखना। रीमट टाइमन रिएक्शन 2 तरीके से रिएक्शन करती हैं। एक CCl4 से रिएक्शन कराने पर कार्बोक्सिलेशन होता है, दूसरा क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराने पर फॉर्मुलेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग रीमट टाइमन रिएक्शन कार्बोक्सिलेशन की बात कर रहे हैं जिसमें COOH ग्रुप जुड़ता है। इसको भी याद रखना है, रिएजेंट याद रखना है। KOH और CCl4 को रिफ्लेक्स किया जाए किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ में तो और साथ में COOH बने तो ऐसी रिएक्शन को रीमट टाइमन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इसमें फ़ायदा ये है मेजर कंपाउंड्स केवल सेकंड पोजीशन पे बनता है, थर्ड पोजीशन पे नहीं बनता है। तो 1H पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रीमट टाइमन रिएक्शन के थ्रू भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है कोल्बे श्मिट रिएक्शन में KOH और CO2 की रिएक्शन कराते हैं और COOH बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग में जनरेट होता है। ऐसे KOH CCl4 की रिएक्शन करा करके भी
कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, ऐसी रिएक्शन को रीमर टाइमेन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये बार बार आने वाले चैप्टर्स में रिपीट होंगी, इसलिए एक जगह रिएजेंट याद करने के बाद आगे इनको याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट नेम रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन का भी रिएजेंट याद रखना है। HCN, HCl और जिंक क्लोराइड, इनके मिक्सचर्स को डिस्टिल किया जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, HCN, HCl, ZnCl2। तो इससे फॉर्मुलेशन हो जाता है सेकंड पोजीशन पर। तो गेटरमैन रिएक्शन CHO ग्रुप या फिर फॉर्मुलेशन इंट्रोड्यूस करने का एक अच्छा मेथड है किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। ऐसे विल्समेयर रिएक्शन भी हम लोग करा सकते हैं जिसमें रिएजेंट चेंज हो जाता है POCl3 और DMF, डाई मेथिल फॉर्मामाइड कंपाउंड का यूज किया जाता है। इसका डायग्राम आपका डाई मिथाइल फॉर्मामाइड आपका ये रहता है। तो डाईमिथाइल फॉर्मामाइड का यूज करते हैं और यहाँ पर भी फॉर्मुलेशन होता है और CHO ग्रुप आपका जुड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही एक नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हॉबेन-हॉस रिएक्शन। इसमें रिएजेंट RCN, HCl और जिंक क्लोराइड लिया गया है। HCN को RCN से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो फॉर्मुलेशन ना हो करके कीटोन ग्रुप फॉर्म होता है COOR, और ये भी 2 पोजीशन पे रिएक्शन होती है। और नेक्स्ट इज मैनिक रिएक्शन है। मैनिक रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड और डाईमिथाइल एमीन की रिएक्शन कराई जाती है पायरॉल या किसी दूसरे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से, जिससे सेकेंड कंडीशन पर सिप बेस बन जाता है, CH2NMe2 इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये नेम रिएक्शन है जिनके रिएजेंट याद रखने, और ये रिएक्शन आने वाले जितने भी हेटेरो एटम हम पढ़ेंगे वहाँ पे रिपीट होंगी, तो एक बार याद करने के बाद बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। तो HCN, HCl, ZnCl2 गेटरमैन रिएक्शन, CHO इंट्रोड्यूस होता है। POCl3 DMF इन विल्समेयर रिएक्शन जिसमें CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। RCN, HCl, जिंक Cl2 हॉबेन-हॉस रिएक्शन जिसमें कीटोन ग्रुप COR इंट्रोड्यूस होता है। और मैनिक रिएक्शन SCHO डाईमिथाइल एमीन से रिएक्शन कराते हैं जिसमें CH2NMe2 इंट्रोड्यूस होता है। तो और सभी रिएक्शन सेकंड पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट बनाती हैं। दैट इज द इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ पायरॉल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू एन इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, जब रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोनियम आयन का एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। सब्स्टिट्यूशन यूजली अकर्स एट अल्फा एंड बीटा पोजीशन, बट अल्फा सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज प्रिफर्ड बिकॉज अल्फा सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन बीटा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो एक अल्फा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है और दूसरा अगर हम थर्ड पोजीशन पे कराते हैं तो बीटा कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसमें से अल्फा सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है एट कंपेरिजन टू बीटा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इफ द बोथ द अल्फा पोजीशन आर ऑक्यूपाइड द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट बीटा पोजीशन। अगर अल्फा पोजीशन ऑक्यूपाइड हैं तो तब रिएक्शन बीटा पोजीशन पर होती है। ऑन यूजिंग हाई क्वांटिटी ऑफ मिनरल एसिड प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड इन रेजिन। अगर हम हाई एसिड वाला रिएजेंट यूज़ करते हैं तो हमें रिएक्शन नहीं होगी और हमें रेजिन ऑब्टेंड होगा, यानी कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो ये एक ड्रॉबैक है पायरॉल में। सिमिलरली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इज अनसेटिस्फैक्ट्री ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड विद NH ग्रुप ऑफ पायरॉल। तो अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं करा सकते क्योंकि जैसे ही हम लुईस एसिड डालेंगे तो NH के साथ में ये रेजिन्स बनाना शुरू कर देगा और रिएक्शन का एल्काइलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अटैक दिखाया हुआ है। अगर हम लोग अल्फा अटैक कराते हैं इलेक्ट्रोफाइल का तो ये यहाँ पे देख सकते हो सेकंड पोजीशन पे जुड़ गया है। इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें आप देख रहे हो कि थर्ड पोजीशन पे प्लस चार्ज आता है, थर्ड के बाद फिफ्थ पोजीशन पे प्लस चार्ज और फिर आपका NH के ऊपर प्लस चार्ज जाता हुआ दिखाई देता है।
तो इस तरीके से 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और आपको पता है जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अल्फा सिग्मा कम्प्लेक्स है मोर स्टेबल ड्यू टू 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम लोग बीटा अटैक कराते हैं तो ई बीटा पोजिशन पे जुड़ जाता है और अल्फा पोजिशन पे प्लस चार्ज आता है, और प्लस चार्ज एन के साथ में सेटिस्फाई होकर एन पर आ जाता है, कॉटनी साल्ट बना लेता है। इस तरीके से अल्फा बीटा कम्प्लेक्स में यहाँ पर 2 ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और ये लेस स्टेबल होता है। तो मेजर प्रोडक्ट जनरली अल्फा पोजीशन पे रिएक्शन करता है, या तो यहाँ पर जाकर के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा या फिर यहाँ पर जुड़ेगा, और अगर ये दोनों पोजीशन ऑक्यूपाई हैं तब जाकर के इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अगर हम लोग बात करें रिएक्शन की, तो नाइट्रेशन में हम लोग नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि रेजिन बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन एसिटिक एसिड रिएक्शन कराते हैं और इससे हमें 2-नाइट्रो-1H पायरॉल बनता है। सिमिलरली SOCl2 से हम लोग रिएक्शन कराते हैं, फेरिक क्लोराइड लुईस एसिड यूज़ नहीं करते हैं क्लोरीनेशन में। SOCl2 से रिएक्शन कराने पर 2,3,4,5 टेट्राक्लोरो H पायरॉल बनता है, और सल्फोनेशन कराने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ नहीं करते हैं बल्कि SO3 यूज़ करते हैं इन प्रीडीन में, जिससे 1H पायरॉल 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। फिर अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात करें तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में CH3COCl के साथ में वीक एसिड टिन क्लोराइड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सेकंड पोजीशन पर एसाइलेशन होता है और बना लेता है 1H पायरॉल 2 इथेनॉल। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नॉट पॉसिबल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजिन्स। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो हाई एसिडिक मीडियम में रिएक्शन ना करा करके नॉर्मल न्यूट्रल या फिर लो एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। हाई एसिड यूज़ करने पर रेजिन या पॉलीमर बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो पहले ऑक्सीडेशन अगर हम CrO3 की एसिटिक एसिड में पायरॉल का ऑक्सीडेशन कराया जाए तो इसकी 2 और 5 पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप बन जाता है, 1H पायरॉल 2,5 डायोन बनता है। इसी प्रकार रिडक्शन की अगर बात करें तो माइल्ड रिडक्शन कराने के लिए जिंक और एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। इसमें एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है, 2,5 डाईहाइड्रो 1H पायरॉल, जिसे हम पायरोलिन भी कहते हैं, ये फॉर्म होता है। फिर अगर हम लोग पायरोलिन में रेड फास्फोरस और HI ऐड कर दें तो सेकंड डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होकर के पायरोलिडीन बना लेता है। और सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक H2 निकिल एट 200 डिग्री सेल्सियस पर या फिर सोडियम और अल्कोहल यूज किए जाते हैं, तब भी जो दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस होकर के पायरोलिडीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन ऑफ पायरॉल। ये था लेक्चर 23। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ पायरॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स की। तो तब तक पिछले लेक्चर्स आप लोग रिवाइज कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।